पिछले शुक्रवार को अर्थ जगत में भारत के लिहाज से एक बड़ी घटना हुई। जेपी मॉर्गन ने भारत सरकार के बॉन्ड को अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट यानी कि GBIEM में शामिल करने का फैसला किया है। भारत के बॉन्ड को जून 2024 से इस इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब भारत सरकार का बॉन्ड ऐसे किसी ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होगा। ये भारत की इकोनॉमी की बढ़ती मजबूती को दर्शाता है। इससे अरबों डॉलर का निवेश भारत आने की उम्मीद है। विदेशी निवेशक भारतीय करेंसी में ही सरकारी बॉन्ड में निवेश करेंगे। बॉन्ड यील्ड में कमी आएगी और रुपयों को समर्थन मिलेगा। हालांकि शेयर बाजार का इसका प्रत्यक्ष असर देखने को संभावना कम ही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जागरण प्राइम के सीनियर एडिटर SK सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भारत के बॉन्ड शामिल करने का कारण क्या है? देखिए, सरकार करीब एक दशक से इसकी कोशिश में थी। पहली बार सरकार की तरफ से 2013 में इसका प्रयास किया गया था कि इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स जो है उसमें शामिल किया जाए गवर्नमेंट बॉन्ड को। लेकिन शुरू में हमने अपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे विदेशी निवेश पर, तो इसलिए विदेशी निवेशक उसमें आना नहीं चाहते थे। तो 2019 में हमने फिर से इस पर बातचीत शुरू की और जो विदेशी निवेशक थे उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनको कोई इसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, वो अपने हिसाब से इसमें पैसा लगाना चाहते थे, तो रिजर्व बैंक ने 2020 में गवर्नमेंट बॉन्ड की नई सीरीज जारी की और उसमें विदेशी निवेशकों के लिए किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। तो उसके बाद ही जेपी मॉर्गन ये राजी हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड को उसमें अपने इंडेक्स में शामिल करने पर। अच्छा, जेपी मॉर्गन एक नाम बार बार इसमें इस पूरे मुद्दे पर आ रहा है जी। जेपी मॉर्गन की अगर हम कार्य प्रणाली अभी तक समझें तो कैसी कार्य प्रणाली है? मतलब किस तरह से वो बॉन्ड लेके और वापस पैसा देता है? जेपी मॉर्गन एक MNC है, MNC बैंक है, US के सबसे बड़े बैंकों में एक है। तो अभी अगर हम इंडेक्स की बात करें तो जेपी मॉर्गन का जो इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, इस तरह के 3 प्रमुख इंडेक्स हैं अभी तक। एक तो जेपी मॉर्गन का हो गया, दूसरा ब्लूमबर्ग है और तीसरा है FTSE का। अभी FTSE इसी महीने 28 सितंबर के आसपास उसको इंडिया के बॉन्ड को निवेश में अपने इंडेक्स में शामिल करने पर उसको डिसीजन लेना है, करेगा या नहीं करेगा। माना जा रहा है कि क्योंकि एक इंडेक्स में अगर इंडिया के बॉन्ड शामिल हो जाते हैं तो बाकी दोनों के लिए भी रास्ता खुल सकता है। ये इसमें एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर हम इस पूरी खबर का फ़ायदा देखें तो सरकार को इससे सीधे तौर पर क्या फ़ायदा हो सकता है? हाँ, देखिए, सरकार को कई तरह के फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा है कि आज की तारीख में आपने भी सुना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सरकार जोर दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत करने के लिए उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए और जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें सरकार को ही पहले आगे आना पड़ता है, उसके बाद ही कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इसमें आती है। अब सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आए? तो उसके लिए सरकार मार्केट से फंड जुटाती है। तो अभी नॉर्मली होता क्या है कि जो बैंक हैं अपने यहाँ, फिर बीमा कंपनियाँ हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर रहता है कि भाई आप सरकार का बॉन्ड खरीदिए और सरकार वहाँ से जो पैसा मिलता है उसको फिर जहाँ भी उसको इन्वेस्ट करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है। अब एक सोर्स और बढ़ जाएगा सरकार के पास। तो एक सोर्स बढ़ने का मतलब है कि सरकार पहले जितने ब्याज पर सरकार अपना बॉन्ड जारी करती थी, आने वाले समय में उसको कम ब्याज देना पड़ सकता है, यानी कि सरकार के लिए फंड की कॉस्ट कम हो जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार का भी फायदा होगा। अगर हम देखें तो इसमें जनता का भी कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि इसमें एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अभी जैसे मैंने बताया कि बैंकों के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहता है कि भी आप सरकार के बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। अब अगर सरकार को किसी दूसरे स्रोत से भी पैसा अगर मिल रहा है तो बैंक के ऊपर वो प्रेशर कम होगा। तो बैंक के ऊपर प्रेशर कम होगा तो बैंक उस पैसे को कहीं दूसरी जगह लगा सकते हैं, दूसरे को इन्वेस्ट दे सकते हैं कर्ज के रूप में। तो वो
अब जहाँ उनको कर्ज के लिए रूप में दूसरी जगह देना है तो वहाँ पर वो उस पैसे पर इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। तो वो हो सकता है वो कॉरपोरेट को दें तो कॉरपोरेट के लिए इंटरेस्ट रेट कम होगा। जो हम आप जैसे आम लोग हैं, हमें अगर हो सकता है कि हमारे लिए भी कर्ज पर ब्याज की दर थोड़ी सी कम हो जाए। बिल्कुल, जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया कि भारत सरकार ने पहली बार 2013 में ग्लोबल इंडेक्स में अपनी सिक्योरिटीज़ को शामिल करने के लिए बातचीत शुरू की थी, लेकिन उस समय घरेलू सिक्योरिटीज़ में विदेशी निवेशक पर रजिस्ट्रेशन थे। सरकार ने 2019 में फिर इसके लिए कोशिश की। तब अप्रैल 2020 में रिजर्व बैंक ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत कुछ सिक्योरिटीज़ जारी की है। उनमें विदेशी निवेश पर किसी तरह की रोक नहीं है। एक सवाल ये भी बनता है, हमने सरकार के फ़ायदे की बात की और आम जनता के फ़ायदे की बात की, कॉरपोरेट जगत का भी इसमें कुछ फ़ायदा होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि नॉर्मली कॉरपोरेट्स जब बाहर से फंड जुटाते हैं, विदेश से फंड जुटाते हैं, तो उनके फंड की जो बेंचमार्किंग होती है वो सरकार के रेटिंग से होती है। कि जैसे सरकार का जो इंटरेस्ट रेट है वो कॉरपोरेट्स के लिए एक बेंचमार्क बन जाता है कि भाई कम से कम इतना आप इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। अब अगर सरकार वाला इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कॉरपोरेट्स को भी कंपैरेटिवली कम ब्याज देना पड़ेगा, तो उनके लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा। रुपए पर अगर हम देखें तो रुपए पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा डॉलर के मुकाबले? हाँ, क्योंकि जब बाहर से पैसा आएगा तो रुपए पर प्रेशर कम होगा, यानी कि रुपया मजबूत हो सकता है आने वाले समय में। अगर हम और इसके फ़ायदे देखें तो सरकार का फ़ायदा हमने देखा, आम जनता का फ़ायदा देखा, इससे और भी किसी तरह के कुछ फ़ायदे हमें मिलेंगे या फिर सरकार और कॉरपोरेट तक इसका फ़ायदा सीमित रहेगा? क्योंकि बॉन्ड इशू दो ही लोग करते हैं, मेनली दो एंटिटीज़ हैं, एक सरकार है और एक कॉरपोरेट्स है, तो मेजर फ़ायदा उन्हीं को होगा। और जैसा मैंने बताया कि जो कॉरपोरेट्स की बात, आम लोगों की बात है, तो उनके लिए कर्ज में आने वाले समय में हो सकता है ब्याज दर थोड़ी कम हो जाए। ऐसे और कौन सा इंडेक्स है जिसमें आने वाले समय में भारत की संभावनाएं और बढ़ सकती है, क्योंकि अब जेपी मॉर्गन ने तो शामिल कर लिया है? हाँ, FTSE का जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, तो इसी महीने के अंत में 28 तारीख को उनकी बात है कि भी उस पर चर्चा होनी है कि उसमें भारत के बॉन्ड को शामिल किया जाए अभी या नहीं। और आने वाले समय में ब्लूमबर्ग को भी इस पर विचार कर सकता है कि तीसरा जो बड़ा इंडेक्स है इस तरह का, तो हो सकता है आने वाले समय में हमें इसका फ़ायदा मिले, तीनों में हम शामिल हो जाएं। और इसका एक इम्पैक्ट बड़ा ये रहेगा कि अगर तीनों इंडेक्स में इंडिया शामिल हो जाता है तो करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है हमारे पास। यानी कि भारत में निवेश इस फैसले के बाद और बढ़ने की उम्मीद है? हाँ, काफ़ी माना जा सकता क्योंकि है। जो जेपी मॉर्गन का जो इंडेक्स है तो उसका एसेट मैनेजमेंट जो है उसको AUM कहते हैं, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो अभी 236 बिलियन डॉलर का है और उसमें इंडिया को 10% वेटेज मिलने की बात है। तो अगर 10% वेटेज मिलता है तो सीधे 23.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने की पूरी संभावना बनती है। एक अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है या फिर हम पॉजिटिव रूप में ही इसको देखें? नेगेटिव कुछ तो है, रहता है, क्योंकि अगर हम सरकार मान लीजिए अपना घाटा पूरा करने के लिए विदेश से निवेश पर निर्भर करती है, तो कल को अगर किसी तरह की क्राइसिस होती है, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हमने 2007, 8, 9 के दौरान देखा था, तो वैसी स्थिति में होता क्या है कि जो इन्वेस्टर है अपना पैसा निकालते हैं, तो जब वो अपना पैसा निकालेंगे तब फिर यहाँ का जो बॉन्ड है उस पर प्रेशर आएगा, जब रुपये पर प्रेशर आएगा, रुपये की कीमत फिर घटने लगेगी, तो ये कुछ उसमें नुकसान हो सकता है उस समय। अदरवाइज अगर मान लीजिए मैक्रो इकोनॉमी आपकी अच्छी है तो फिर ज़्यादा डरने की इसकी कोई बात नहीं है।